चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। देखो आज की क्लास में हम वैसे सभी जुड़ गए ना बच्चे जो भी थे। 9 में से 6 आए भी तो, और कहाँ गए? जो भी बच्चे डायरेक्ट ऐप को खोल लो, ऐप को खोलते हैं उस नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो और आपको ज्वाइन वन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बीच में बंद करके वापस लाइव क्लास में जाओगे तो ऐसे डायरेक्ट मिल जाएगा आपको चला चला। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं अपन क्लास को। और मैंने आपसे न्यूनता के लक्षण लिखने के लिए कहा था भाई, है ना? न्यूनता के लक्षण लिखने के लिए कहा था, तो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। आपने लिखा भी होगा। तो पहला लक्षण था कि तरुण पत्तियों में। पहला लक्षण क्या था? तरुण पत्तियों में। तरुण पत्तियों में व्यापक। व्यापक यानी होता है बहुत ज्यादा। तरुण पत्तियों में व्यापक यानी कि बहुत ज्यादा हरिमहीनता हो जाती है। एक सेकंड। साफ तो दिख रहा है ना आपको? तरुण पत्तियों में व्यापक या बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? हरिमहीनता हो जाती है। ठीक है। तरुण पत्तियों में व्यापक या बहुत ज्यादा हरिमहीनता हो जाती है। ये इसमें याद रखना आप लोग। इसके बाद अगला मैंने बताया था आपको, प्रकाश संश्लेषण, शोषण और प्रोटीन संश्लेषण क्रियाएं। कौन कौन सी क्रिया? एक तो दूसरी है प्रकाश संश्लेषण। ये क्रिया प्रभावित होगी पहले तो। ठीक है। उसके बाद क्या प्रभावित होगा? शोषण प्रभावित होगा, क्योंकि शोषण में भी काम आता है ये आयरन। प्रकाश संश्लेषण, शोषण और प्रोटीन संश्लेषण, वह प्रोटीन संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, शोषण और प्रोटीन संश्लेषण, ये सब क्रियाएं क्या हो जाती है? इससे बाधित हो जाती है। तो इस चीज को आप याद रखिए। और अपन देखते हैं कोशिका विभाजन की क्रिया बंद हो जाती है। सेल डिवीजन की क्रिया रुक जाती है। कोशिका विभाजन होगा, वो क्रियाएं क्या हो जाती है बेटा? रुक जाती है। और इसके अलावा हम बात करते हैं पौधों की वृद्धि। सब रुक जाएगा तो बात एक ही हो जाएगी लास्ट में। पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पौधों की वृद्धि रुक जाती है भाई। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे वर्क है इसके, और बहुत सारे काम हमने देखे आयरन के। ठीक है। थोड़ा सा इधर टेढ़ा हुआ है बहुत। तो ये वृद्धि और विकास की जो हम बात कर रहे हैं ये रुक जाता है। आवाज क्लियर तो आ रही है ना भाई? आवाज क्लियर आ रही है? बोलो। ठीक चल रहा है ना? आवाज मैसेज वगैरह भी इसमें आराम से, कोई दिक्कत नहीं, देख सकते हैं अपन। दिख रहा है? ठीक है चलो। चलो बात करते हैं अपन आगे। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए। ये 4 लिख लिया था आप लोगों ने? ये चारों पॉइंट दिए थे मैंने आपको लिखने के लिए। ये 4 लाइन छोड़ देना, नहीं लिखा हो तो ये 4 पॉइंट बाद में लिख लेना आप लोग। और अब नेक्स्ट लिखिए अपन मैग्नीज के चलते हैं अपन। अगला हमारा यौगिक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीज। 11 नंबर का है मैग्नीज। और ये कैसे प्राप्त होगा पहले लिख लीजिए। प्राप्ति व स्वरूप। प्राप्ति व स्वरूप। सबसे पहले हम प्राप्ति और स्वरूप पढ़ेंगे इसका, कैसे प्राप्त होता है भाई, इस चीज के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है। प्राप्ति और स्वरूप देखो, लिखिए इसमें, समझ लीजिए पहले, उसके बाद लिखेंगे मृदा में मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। अगर मृदा में ये मिलेगा तो हमको किसके रूप में मिलेगा? मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में।
तो लिखिए, आप पहली लाइन लिखिए, एरो लगा के लिख लो। मृदा में मैग्नीज, मैग्नीज या मैग्नीज लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। मृदा में मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। मृदा में मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में ये पाया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को आप लिख सकते हो, मैंने लिखा नहीं यहाँ, शॉर्ट में लिख लो MnO2। ये एक काले कलर का यौगिक होता है भाई। MnO2 क्या होता है? एक काले कलर का यौगिक होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है। अभी एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन नहीं करी, पता नहीं किसने ज्वाइन नहीं करी, कोई बात नहीं, देखते हैं, ट्राई इसीलिए लिया है ट्राई की। अगर कोई बच्चा कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाता है तो वो लाइव क्लास बाद में भी देख सकता है। तो देखिए, तो ये हम बात कर रहे थे यहाँ पर। और पौधों में इसका अवशोषण कैसे होता है, ये तो हमने प्राप्त स्वरूप देख लिया भाई, ऐसे मिलेगा, है ना। अब पौधे इसको कैसे प्राप्त करेंगे, पौधे इस आयन को कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, इस तरह से देखिए, पौधे कैसे प्राप्त करेंगे? पौधे प्राप्त करेंगे, लिखिए इसमें, पौधे इसका अवशोषण, पौधे इसका अवशोषण Mn+2, पौधे इसका अवशोषण Mn+2 विनीता को डायरेक्ट आईडी डाल दो, उसमें आईडी डाल के लाइव क्लास में चल जाओ डायरेक्ट, कोई कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्ट सीधा, है ना। आज भाई आपको इसमें क्या है, थोड़ा मुझे फायदा दिख रहा है आप लोगों के लिए भी कि भी कोई क्लास रिकॉर्ड भी हो जाती है, आता हुआ तो आप देख भी सकते हो, बाद में भी कभी भी देख सकते हो, कोई चीज कहीं समझ में नहीं आए, इसलिए मैंने ये ऐप लिया है। और थोड़ा सा अच्छा भी है, हो जाएगा, बोर्ड भी थोड़ा पूरा दिखा है, जूम की तरह ही, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बार बार एक बार आपको बस ज्वाइन हो गए तो ज्वाइन ही ज्वाइन हो बस उस नंबर से। फिर अगर आपको नया नंबर करना है, हाँ ठीक है, हिमांशु नागर। ठीक है, क्या क्या किया उन्होंने? शोषण, नाइट्रोजन उपापचय, उसके बाद लिखिए प्रकाश संश्लेषण, वो प्रकाश संश्लेषण, शोषण, नाइट्रोजन उपापचय, वो प्रकाश संश्लेषण। आदि क्रियाओं के लिए, आदि क्रियाओं के लिए एंजाइम सक्रियक है। ठीक है, आदि क्रियाओं के लिए एंजाइम सक्रियक है। तो समझना, ये शोषण, नाइट्रोजन उपापचय, प्रकाश संश्लेषण, इनके लिए क्या है? ये एंजाइम सक्रियक है। आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा यौगिक है जो एंजाइम सक्रियक है, निम्न में से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो एंजाइम सक्रियक है, तो वो एंजाइम सक्रियक आप लिखोगे, एक तो मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है, और ये Mn+2 भी होता है। तो इस प्रकार से ये एंजाइम सक्रियक है। ठीक है, तो ये शोषण उनके लिए एंजाइम सक्रिय का काम करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 2, स्टार लगा लेना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण के लिए या निर्माण के लिए, कुछ भी ले लीजिए आप, क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण के लिए, क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण के लिए Mn+2 आयन महत्वपूर्ण है। क्लोरोप्लास्ट के संश्लेषण के लिए Mn+2 आयन बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है भाई, याद रख लेना इसको भी। इसके अलावा अगला कार्य लिखिए, तीसरा, तीसरा काम लिखना आप लोग इसमें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल अपघटन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल अपघटन, इसको भी अंडरलाइन करना। प्रकाश संश्लेषण अभी पढ़ा नहीं आप लोगों ने, पढ़ोगे जब पता चल जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल अपघटन व ऑक्सीजन उत्पादन, ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिख लीजिए इसको, पूरा नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे मैं ना, तो याद रख लीजिए आप लोग। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल अपघटन व ऑक्सीजन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और अच्छे से याद रख लेना इसको, आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि यहाँ से मैं सोचता हूँ हो सकता है प्रश्न पूछा जा सकता है Mn+2 से, क्योंकि इसकी प्राप्ति एक तो मैग्नीज डाइऑक्साइड आयन और आपकी केमिस्ट्री में भी काम आएगा। केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल है, तो वहां पर भी ये काम आता है आपके, और वहां पर भी आपको याद रखना है। और ये शोषण नाइट्रोजन उपापचय, देखो इससे पहले भी यही था, इससे पहले प्रकाश संश्लेषण भी था। आयरन वाले में पढ़ा था अपन ने, आयरन में प्रकाश संश्लेषण भी था। उनकी उनमें काम तो लेता है, भाग लेता है, लेकिन ये क्या करता है, ओनली एंजाइम सक्रिय के एंजाइमों को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये एंजाइम एक्टिवेटर है एक प्रकार का। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल अपघटन व O2 उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो एक क्वेश्चन लिखिए आप अपनी कॉपी के ऊपर ही ऊपर लिखना, मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखना, लिखना है यहाँ से, किस आयन के अभाव में, क्वेश्चन लिखना ऊपर कॉपी पे, किस आयन के अभाव में, किस आयन के अभाव में पादपों में ऑक्सीजन उत्पादन, किस आयन के अभाव में पादपों में ऑक्सीजन उत्पादन रुक जाएगा। किस आयन के अभाव में पौधों में ऑक्सीजन उत्पादन रुक जाएगा। और ये सारा संसार के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी संसार को, तो पूरा का पूरा संसार में क्या हो सकता है, प्रलय फैल सकता है ना, प्रलय आ सकता है। क्योंकि ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होगा ना, तो फिर आप जानते हो हमें भी चाहिए ऑक्सीजन, तो पौधों को तो चाहिए चाहिए, साथ में हमें भी चाहिए। अगर हमें नहीं मिलेगी तो पौधों को भी नहीं मिलेगी, सॉरी पौधों को नहीं मिलेगी तो हमें भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पौधे शोषण करेंगे, CO2 निकालेंगे, फिर वापस भोजन बनाएंगे। ये बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती है। ठीक है, चलिए लिख लिया होगा आपने क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन का आंसर आप 2 लाइन में आप खुद लिखोगे, 2-3 लाइन आप अपनी कॉपी में नीचे छोड़ दो। आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे बताओगे क्या है, किस आयन के अभाव में पादपों में ऑक्सीजन उत्पादन रुक जाएगा। 1 लाइन में आंसर है वैसे तो, लेकिन आप लिखना इसके अलावा और कौन कौन सी क्रियाएं प्रभावित हो सकती। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब चलते हैं न्यूनता के लक्षण। न्यूनता के लक्षण कौन कौन से हैं, न्यूनता के लक्षण भी लिख लीजिए। पहला लक्षण तो ये है, सबको पता है, हरिमाहीनता वाला, लेकिन हरिमाहीनता को थोड़ा ढंग से लिखना है। युवा व परिपक्व दोनों में न्यूनता के लक्षण लिखो भाई। न्यूनता के लक्षण, युवा व परिपक्व, युवा व परिपक्व, परिपक्व का मतलब पुरानी नहीं होगी, बढ़िया मेच्योर पत्ती, अच्छी अच्छी पत्तियां, है ना। युवा व परिपक्व पत्तियों में, युवा व परिपक्व पत्तियों में हरिमाहीनता, ये तो सभी में ही लिखना है आपको, अगर आ गया तो ऐसा क्वेश्चन। हरिमाहीनता हो जाती है, पर वहां मत लिखना फिर आपके पत्तियों में लिखना, किसमें लिखना, आप तो डायरेक्ट लिख देना हरि, आपको याद आए तो लिखना कि भाई यहाँ यहाँ हुई हरिमाहीनता। ठीक है, अगर याद नहीं आती है, अगर आपको याद नहीं आती हरिमाहीनता, ठीक है, विनीता भारती ने ज्वाइन कर लिया वैसे, अब उसको एक्सेप्ट कर लो। क्लास लाइव क्लास में चल जाओ डायरेक्ट ऐप खोल कर, इसमें आप ज्वाइन हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आईडी डालनी बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, बस लाइव क्लास पे जाना है, लाइव क्लास पे चल जाएगा, इसमें हो जाएगा काम। अभी 8 आ रहे हैं, अगर उसने चला लिया होगा तो।
ठीक है चलो। उसमें 2 क्लास है इनरोलमेंट करने के लिए, उसमें 2 क्लास होती है। एक तो 11th में तो नहीं कर लिया ना किसी ने, हाँ चलो हो गया, 12th में हो गया। 2 क्लास बना रखी मैंने, उसमें कितनी भी क्लास, हर क्लास के अलग अलग बन सकता है ग्रुप, उसमें सब कुछ चल जाएगा। मैं तो लाइव आया और आपको उधर मैसेज आया बस। किस आयन के अभाव में पारगम्य ऑक्सीजन उत्पादन रुक जाएगा? न्यूनता के लक्षण क्या बोल रहे हैं कि युवा व परिपक्व पत्तियों में हरिमाहीनता आ जाती है। युवा व परिपक्व, ये याद रखो आप। अब युवा कौन सा है? जैसे अपन 16-17 साल के, 18 साल के हैं, हम युवा है। परिपक्व किसको बोलेंगे? 30 से 35 साल की आयु को। वृद्ध किसको बोलेंगे? 50 साल से ऊपर, उसको वृद्ध बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 25 साल तक तो बच्चा रहता है, उसके बाद 50 साल तक युवा होता है, फिर 75 साल के बाद बूढ़ा होता है। ये असली आयु तो हमारी 100 वर्ष के हिसाब से, लेकिन 100 वर्ष कोई जीता नहीं है। तो लिखिए यहाँ पे, युवा व परिपक्व पत्तियों में हरिमाहीनता आ जाती है। ठीक है, युवा व परिपक्व पत्तियों में हरिमाहीनता आ जाती है। उसके बाद लिखिए अगला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे हटके है, जड़ का सीमित विकास होता है। जड़ का सीमित विकास, जड़ें नहीं बनती है, पौधा जमीन में नहीं रुक पाता है, उखड़ जाता है ये, तो जड़ का सीमित विकास होता है। ये लिखिए अगला पॉइंट, जड़ का सीमित विकास होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नीज की कमी से, लिखना मैं इसमें मेरे साथ साथ लिखना, Mn+2 यानी मैग्नीज की कमी से, मैग्नीज की कमी से पादपों में, मैग्नीज की कमी से पादपों में विशिष्ट रोग, विशिष्ट रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मैग्नीज की कमी से पादपों में विशिष्ट रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके नाम आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे 2 पौधे हैं, पहला तो लिखिए जई, जैसे जई, जई में जई प्रकार के अंदर पढ़ेंगे आपने। जैसे जई होती है, जई में आप लिखो, जई में ग्रे स्पाइक, ग्रे स्पाइक, ग्रे स्पाइक दे रखा, क्या दे रखा, ग्रे स्पाइक, या इंग्लिश में लिख लो आप तो GREY, ग्रे स्पाइक, SPIKE, आई नहीं सॉरी। जय में कौन सा रोग होगा? ग्रे स्पाइक रोग होगा भाई, याद रखना। दिख रहा है कि दिख रहा है? मैं लिखा जो यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है थोड़ा सा। जय में कैसा होगा? ग्रे स्पाइक रोग होगा। और अगला लिखिए, मटर में लिख लीजिए, मटर का मार्स स्पॉट, यहाँ लिख लो दूसरा रोग, मटर का मार्स स्पॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, है ना। मटर का मार्स स्पॉट और दूसरा जय में ग्रे स्पाइक, ये Mn+2 की कमी से होने वाले क्या है? रोग है भाई, याद रख लीजिएगा इसको। लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। अगले तत्वों की तरफ चलते हैं। अगले तत्वों की तरफ चलते हैं, देखिए अगला तत्व है हमारा बोरोन, बोरोन 12 नंबर पे, 12 पे बोरोन है। आप लोगों का साथ रहा तो पाठ को खत्म करके दम लेंगे। बोरोन, देखिए बोरोन के बारे में पहले बात कर लेते हैं कुछ कुछ। देखिए जो बोरोन है, ये मिलता है पौधों को किसके रूप में? बोरेट आयन के रूप में। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस आयन के रूप में आपको ये मिलता है, तो ये मिलता है आपको बोरेट आयन के रूप में। किसके रूप में मिलता है? बोरेट आयन के रूप में, ठीक है, बोरेट आयन के रूप में मिलता है। और इसके अलावा ये मृदा में उपस्थित कैल्शियम के साथ क्या बनाता है? कैल्शियम बोरेट बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम बोरेट। और मृदा में उपस्थित जो जड़ें हैं, जो जड़ों के द्वारा क्या नहीं होता? अवशोषित नहीं होता। इस वजह से अत्यधिक कैल्शियम युक्त मिट्टी में
बोरोन की उपलब्धता कम हो जाती है। ये याद रखना, भी लिखा हुआ मैं, टेंशन मत लो। इसके अलावा पौधों में कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण करता है ये, और क्या करता है ये, कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता के बारे में काम करता है ये। ठीक है, चलो लिखिए बोरोन। सबसे पहले प्राप्ति व स्वरूप, इसको अवशोषण भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, अवशोषण भी बोल सकते हो। प्राप्ति, स्वरूप, अवशोषण, जैसे भी आए एग्जाम में लिख देना। नंबर 1, पहला पॉइंट। बोर्ड टेढ़ा है कि ऐसे चल रहा है यार, इस तरह होना चाहिए सही, थोड़ा सा हो जाता है ये गड़बड़। थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है यार इधर से। अब सही है, अब पूरा सही आ जाएगा। देखिए, तो बात कर रहे थे अपन किसकी, बोरोन की। तो लिख लीजिए आप, प्राप्ति व प्राप्ति, स्वरूप या अवशोषण, इसमें लिखना है आपको, प्राप्ति, स्वरूप या अवशोषण में। तो लिखिए इसमें, जड़ों द्वारा बोरोन का अवशोषण, बोरोन का अवशोषण, जड़ों द्वारा बोरोन का अवशोषण, जड़ों द्वारा बोरोट का अवशोषण बोरेट आयनों के रूप में होता है। बोरेट आयनों के रूप में होता है। जड़ों द्वारा बोरोन का अवशोषण बोरेट आयनों के रूप में होता है। बोरेट आयन लिख लो आप, कौन कौन से आयन है, ऐसे लिख लीजिए उनका नाम। एक तो है BO3-3, BO3-3। दूसरा आयन लिख लीजिए B4O7, B4O7 माइनस कितना है, 2A3 4 है, -2, ऐसे लिख लो आप इसको, BO3 B4O7 -2। तो ये आयन हो गए भाई, इन आयनों के रूप में क्या होगा, इसका अवशोषण होगा भाई। इसके अलावा ये मृदा में किस रूप में मिलता है भाई, ज्यादातर ये अगर बात करें तो इस आयन के रूप में तो मिल ही गया आप लोगों को, ठीक है, इस आयन के रूप में मिल ही गया। और बोरोन का अवशोषण बोरेट आयनों के रूप में, ये याद रखना, किस स्वरूप में अवशोषण होता है, बोरेट आयन के रूप में क्या होता है, अवशोषण होता है। आप चलते हैं आगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ खास बात, एक विशेषता, यहाँ नोट डाल के ये लिख लो आप लोग, ये नोट, यहीं पे नोट डालो प्राप्त अवशोषण में, और नोट डाल के लिखिए। लिखना है इसमें, मैं लिख रहा हूं, बोरोन मृदा में उपस्थित, मेरे साथ साथ लिखते जाइए, बोरोन मृदा में उपस्थित कैल्शियम के साथ क्रिया करके, कैल्शियम के साथ क्रिया करके बोरोन मृदा में उपस्थित कैल्शियम के साथ क्रिया करके कैल्शियम बोरेट बनाता है, कैल्शियम बोरेट बनाता है। कैल्शियम बोरेट बनाता है जो पादपों की जड़ों के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है, जो पादपों की जड़ों के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है। बात क्लियर है। बोरोन मृदा में उपस्थित कैल्शियम के साथ क्रिया कर लेता है, और कैल्शियम के साथ क्रिया करके कैल्शियम बोरेट बनाता है,
जो पादपों की जड़ों के द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है। तो बोलो बेटा, जब ये कैल्शियम मृदा में दोनों ही चीजें उपस्थित है। देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए, आप लोगों में थोड़ा समझाओ, ये मिट्टी का कोई कण है, यहाँ पर कैल्शियम है, यहाँ पे बोरोन है। तो ये कैल्शियम मिला के दोनों क्या बन जाएंगे, कैल्शियम बोरेट बना लेंगे, ठीक है ना, Ca3 2 जो भी बोलो आप बी। तो ये कैल्शियम बोरेट बना लेंगे, क्या बना लेंगे, कैल्शियम बोरेट बना लेंगे, जिससे क्या होगा, मृदा में किसकी कमी हो जाएगी, बोरॉन की कमी हो जाएगी। जितना भी बोरॉन है वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करा के कैल्शियम बोरेट बना लेगा, और पौधों को बोरॉन भी नहीं मिलेगा और कैल्शियम भी नहीं मिलेगा, दोनों ही नहीं मिलेंगे। में कैल्शियम बोरेट बन जाएगा तो कैल्शियम बोरेट को अवशोषित कर ही नहीं पाएंगे, ना कैल्शियम मिलेगा ना बोरॉन मिलेगा। तो आपको इतना ही याद रखना है, जड़ों द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है। अत्यधिक अत्यधिक कैल्शियम, और अत्यधिक कैल्शियम युक्त मृदा कहाँ पर है, अत्यधिक कैल्शियम युक्त मृदा हमारे राजस्थान में मकराना साइड पे है, जोधपुर साइड पे है, सॉरी, जहाँ पे संगमरमर का चूना पत्थर होता है ना, वहां पे बहुत ज्यादा है। अतः अत्यधिक कैल्शियम युक्त मृदा में बोरोन तत्व की कमी हो जाती है, बोरोन तत्व की कमी हो जाती है। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सा है, याद रख लीजिए। बोरोन, ये क्वेश्चन भी आएगा यहाँ पर आपके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिख लीजिए आप लोग, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखना, आप इसी जगह लिख लो, इसी जगह एक क्वेश्चन लिख लो, फिर उसका आंसर मैंने लिखा भी दिया है। वैसे लिखना है यहाँ पे, कैल्शियम युक्त मृदा में, कैल्शियम युक्त मृदा में बोरोन तत्व की कमी कमी क्यों हो जाती है, याद रख लीजिए, कैल्शियम युक्त मृदा में बोरोन तत्व की कमी क्यों हो जाती है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, और इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर में नोट में लिखा चुका हूं, इसलिए आप याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। अब लिखते हैं इसके कार्य, कार्य व विशेषता नंबर 1, कार्य व विशेषता नंबर 1, क्या क्या काम करता है बोरोन, बोरोन क्या क्या काम करता है। देखिए, पहला काम तो ये करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण, कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण, ये क्या है बता, देखो, कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण, कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण मतलब जानते हो, स्टार्च का स्थानांतरण। यानी आप, मैं बताऊं आप लोगों को कि ये फलों वलों में काम करता है। जैसे स्थानांतरण कहाँ होगा, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ही है, वो ग्लूकोज बन रहा है और बन के फलों में इकट्ठा हो रहा है ना, फलों में इकट्ठा हो रहा है, तो वहां ये काम कौन करेगा, बोरोन करेगा, वो B4 बोरोन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण। साथ में याद रखेंगे, दूसरा काम करेगा ये क्या, दूसरा काम करेगा ये कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता, कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता पर काम करता है, कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता पर कार्य। मतलब आप देखिए, कोशिका के अंदर क्या बन रहा है बेटा, कोशिका के अंदर ग्लूकोज बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, कुछ भी बन रहा है ना, तो ये यहाँ से इस झिल्ली से बाहर निकल के दूसरी कोशिका में होता हुआ इस तरह से, जहाँ पे संग्रहकारी कोशिकाएं होती है वहां पे जाएगा, संग्रह करने का काम करेगा भाई, हमारे पौधों में संग्रह का बहुत काम रहेगा भाई। उसके अलावा याद रखना आप लोग, और क्या कर सकता है ये बोरोन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, तीसरा, पराग कणों का अंकुरण, स्टार लगा लेना, पराग कणों का अंकुरण, पराग कणों का अंकुरण भी करता है ये, इसको भी आप याद रखिए। पराग कणों का अंकुरण हो गया, साथ में कोशिका विभाजन भी हो गया, कोशिका विभाजन, पराग कणों का अंकुरण और कोशिका विभाजन, लिख लीजिए फटाफट।
कार्बोहाइड्रेट का स्थानांतरण करता है, अर्थात फल निर्माण में सहायता करेगा। कोशिका झिल्ली की कार्यशीलता पे काम करेगा। पदार्थों का पारगमन होगा ना, ग्लूकोज का, सुक्रोज का, जो भी है वो फल बनाएंगे उस समय। पराग कणों का अंकुरण होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा तत्व है बेटा जो क्या कर सकता है, पराग कणों का अंकुरण को रोक सकता है, तो वही है बोरॉन। ठीक है, बोरॉन ऐसा तत्व है जिसकी ये अलग अलग कार्य, थोड़ा हटके याद रखो, ये हटके देखो किसी में भी नहीं आया ना पराग कणों का अंकुरण ऐसे। तो इस प्रकार से ये पराग कणों का अंकुरण जो है इंपॉर्टेंट है और इसको आप याद रखें। अब चलते हैं आगे, न्यूनता के लक्षण। बोरॉन की न्यूनता के क्या लक्षण है, हेडिंग डालोगी न्यूनता के लक्षण। मुझे बताइए आप लोगों की सेहत में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आप लोगों को? बताइए किसी को दिक्कत आ रही हो, कोई हट भी जाएगा तब भी दोबारा लाइव क्लास से आ जाएगा। आ रही है क्या दिक्कत, बोलो। नहीं आ रही ना, बड़े चल रहा है ना मामला। हाँ, इसके बाद देखते हैं 24 घंटे बाद यही क्लास आपको दोबारा से देख सकते हो इसी ऐप पे। ठीक है, तो इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी चलता है, देखते हैं कितने दिन चलता है। पेमेंट है कि नहीं इसका, मैंने तो चला लिया, डाउनलोड कर लिया, किसी ने बताया था तो डाउनलोड करके मैंने देखा बच्चों से करते हैं कनेक्ट। अच्छा है, देखिए मुझे भी थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। आवाज भी ठीक आ रही है ना? हाँ, आप लोगों की आवाज भी बड़ी आ रही है और दिक्कत नहीं है। और जिया आवाज आ रही है? आ रही है ना? हाँ, आप लोगों की आवाज भी बड़ी आई मुझे, मतलब जैसे जूम में तो पता नहीं, जैसे कोई गीत गाता है वैसे आवाज आती है बहुत सी बार, लंबी चौड़ी आवाज। अब इसमें अभी से ऐप में क्या है, कोई कचरा नहीं है, मतलब ये कम लोगों को जानकारी है ना अभी इसकी, तो ये बढ़िया चलेगा, अभी जितने दिन तक चलेगा अच्छा चलेगा। अब फिर ज्यादा भीड़ हो जाएगी इस पे तो फिर वो अलग बात है, अभी तो भीड़ भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये है थोड़ा सा। अच्छा, पर एक्सपीरियंस तो अच्छा लगा ना आपको, जूम से भी बढ़िया लगा मुझे, ऐसा लग रहा है थोड़ा। अब इसमें आपको ज्वाइन व्वाइन नहीं करना, मैं टाइम दे दूंगा, उस टाइम पे आप ऐप को खोलना, लाइव जाना, क्लास अटेंड हो जाएगी ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी नहीं करना बस। धर्मराज के चल रहा नहीं चल रहा? धर्मराज के चल रहा है, नहीं चल रहा धर्मराज के? आवाज आ गई ना इसमें तो? बस फिर क्या है, तेरे लिए भी बढ़िया काम हो गया। एमएल सर को भी बताऊंगा मैं, एमएल सर के पास तो बहुत बढ़िया क्वालिटी रहेगी, उनकी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी तो आपको और फायदा रहेगा। हाँ, उनकी क्लास में रिकॉर्ड हो जाएगी तो आगे बड़ा फायदा रहेगा, क्योंकि आपको बार बार की बायोलॉजी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं देख रहा हूँ, देखिए अभी तो चलाया ही है, क्या होता है आगे देखते हैं। चलो आगे देखते हैं न्यूनता के लक्षण। न्यूनता का पहला लक्षण लिखो, सबको पता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ हरी माइंडता नहीं आएगी, बस ये इसमें याद रख लेना थोड़ा सा। यहाँ आएगी गहरे हरे रंग की मोटी पत्तियां। देखो भाई यहाँ पे न्यूनता के लक्षण में गहरे हरे रंग की, गहरे हरे रंग की मोटी पत्तियां। अब हरी माइंदा नहीं है ना, बोरोन से बड़ी मोटी मोटी पत्तियां, गहरे हरे रंग की मोटी पत्तियां बोरोन की न्यूनता का लक्षण है, लिखिए इसको, गहरे हरे रंग की मोटी मोटी पत्तियां बोरोन की न्यूनता का लक्षण है। बोरोन की न्यूनता का लक्षण है, पहला पॉइंट ये हो गया, इसको भी आप बढ़िया याद रखिए। बोरोन की, अभी ये भी नहीं आया कहीं पर भी, मोटी मोटी पत्तियां भी नहीं आया, याद रख लेना। हरे रंग की बोरोन की पत्तियां, गहरे हरे रंग की, हरी बाइट कर रही है। यहाँ पे हरी विविधता नहीं है, यहाँ बोरोन की न्यूनता का लक्षण है गहरे हरे रंग की मोटी मोटी पत्तियां। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आगे, दूसरा पॉइंट, संग्रहकारी, संग्रहकारी तथा मांसल उत्कों में, मांसल उत्कों में, संग्रहकारी तथा मांसल उत्कों में, या उत्कों का, सॉरी, उत्कों का विघटन हो जाता है, विघटन हो जाता है। अब मैं ये इसलिए लिखा है, ध्यान देना, संग्रहकारी तथा मांसल उत्कों में विघटन हो जाता है, अर्थात संग्रह कहाँ होता है, फलों में होता है, पादपों में संग्रह, फल सड़ जाते हैं। मांसल उत्तक की बात करें
तो जो टहनियां होती हैं, डंठल होते हैं, वो झड़ जाते हैं, सड़ जाते हैं बोरोन की कमी से। फलों का सड़ना होता है, मुख्य तो किताब में दे नहीं रखा। उसके अलावा पुष्पों की संख्या में कमी। अगला पॉइंट, पुष्पों की संख्या में कमी। पुष्पों की संख्या में कमी, एक तो ये हो गया, पुष्पों की संख्या में कमी आ जाती है तथा पुष्प प्राय बंदे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। तथा पुष्प प्राय बंदे होते हैं। पुष्प प्राय बंधे होते हैं। बंदे मतलब बांझ पुष्प होते हैं। ऐसे पुष्प जो बीज नहीं बना सकते, उनको बांझ पुष्प बोला जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था परागणों का अंकुरण। जब परागणों का अंकुरण नहीं होगा ना, तो बोलो पुष्प तो बंदे हो ही गया। पुष्प तो बंदे हो ही गया ना, जब परागणों का अंकुरण हो ही नहीं रहा, तो पुष्प तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बंदे हो गया। ठीक है, तो बात कर रहा हूं मैं, संग्रहकारी तथा मांसल ऊतकों का विघटन हो जाता है, पुष्पों की संख्या में कमी कमी आ जाती है, और पुष्प तथा प्राय, आपको बताया जब पुष्प कम हो जाएंगे, पुष्पों की संख्या में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो उसका मतलब तो है फल भी नहीं बनेंगे, जितने पुष्प कम होंगे उतने फल भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया आपके बोरोन। क्या हो गया, बोरोन। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, जिंक। किसी का कोई काम दाम तो नहीं है ना कि दंत की पूजा करनी हो आज। देखिए, चलते हैं आगे। जिंक, इसके बाद सब छोटे छोटे हैं। 30 नंबर, जेड, ये इसको बोलते हैं अपन जिंक। ये इसको बोलते हैं अपन जस्ता। जस्ता थोड़ी बोलते हैं शायद, जस्ता भी बोलते हैं, बताओ। देखो केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ी हो आप लोगों ने, जिंक को ही जस्ता बोलते हैं क्या, या फिर हाँ इसी को बोलते होंगे जिंक। लिखिए आगे, जिंक में प्राप्ति व अवशोषण, या स्वरूप भी बोल सकते हो आप इसको, प्राप्ति व अवशोषण या फिर इसका स्वरूप। चलिए लिखिए, जिंक का अवशोषण, जिंक का अवशोषण जिंक का अवशोषण Zn+2 के रूप में होता है। जो एक द्विसंयोजी आयन है। ऐसे लिख लीजिए, जिंक का अवशोषण द्विसंयोजी, प्राप्ति अवशोषण, जिंक का अवशोषण Zn+2 के रूप में होता है, जो एक क्या है, द्विसंयोजी आयन है। कैसा है, द्विसंयोजी। इसके कार्य लिख लीजिए, कार्य या कार्य वो विशेषता क्या क्या है, कार्य वो विशेषता है नंबर 1, विशेषता नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट काम है भाई। जो भी बच रहे हैं ना, इनमें से क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा था, इस बार भी एक प्रश्न इस जिंक से आ सकता है। क्या पूछ सकते हैं, देखिए। यह कार्बोक्सिलेज, देखिए भाई, यह कार्बोक्सिलेज एंजाइम, यह कार्बोक्सिलेज एंजाइम, एंजाइम का मुख्य घटक है।
अब कार्बोक्सिलेज एंजाइम आप आगे पढ़ोगे कि कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या काम करता है। तो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम का क्या है, मुख्य घटक है। उसके बाद लिखिए दूसरा, यह फास्फोरस यानी पी, फास्फोरस के अवशोषण को भी नियंत्रित करता है। यह फास्फोरस के अवशोषण को भी नियंत्रित करता है। देखिए अगर जिंक कम होगा तो फास्फोरस भी कम होगा, जिंक कम होगा तो फास्फोरस भी कम होगा, फास्फोरस कम होगा तो जिंक भी कम होगा। आपको पता है जिंक फास्फेट या जस्ते का छिड़काव करते हैं अपन, फास्फोरस की कमी हो जाती है वहां, तो उसको भी कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम का मुख्य घटक है और ये फास्फोरस के अवशोषण को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ध्यान देना वो अच्छे से। इसके अलावा याद रखना पादप वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन, उसका नाम लिख रहा हूं IAA, पादप वृद्धि हार्मोन IAA, पूरा नाम भी लिखता हूं यहीं पे लिख लेना, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, पादप वृद्धि हार्मोन इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में, के संश्लेषण में भाग लेता है। ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं इसके जिंक के, और आपको बहुत एग्जाम में यहाँ से भी पूछ सकता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये पार्ट ऐसा है कि आपको ऐसा नहीं दिखेगा कहीं पर भी कि यहाँ से नहीं आएगा क्वेश्चन, कहीं पर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम का मुख्य घटक है। अब ऐसा भी याद रखना कि अब ये कौन सा ऐसा एंजाइम है जिससे क्रेब्स चक्र वगैरह रुक जाएगा। मैं बता देता हूँ, अब यहाँ पे बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम है, बहुत सारी। कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ना, ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ये आगे देखना आप लोग, यहाँ स्टार लगा देना, आप याद रखना कि ये कहाँ काम आएगा, वहां पता चलेगा आपको, फिर वहां बताऊंगा मैं आपको ये जिंक की वजह से है ना। तो तीन काम याद रखो, इसका घटक है कार्बोक्सिलेज एंजाइम का, फास्फोरस के अवशोषण में भी भूमिका निभाता है, पादप वृद्धि हार्मोन का नाम है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड के संश्लेषण में भी क्या करता है, ये भाग लेता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए न्यूनता के लक्षण, लिखिए न्यूनता के लक्षण, हेडिंग डाल लो न्यूनता के लक्षण। न्यूनता के लक्षण नंबर 1, न्यूनता का लक्षण पहला, नंबर 1 का लक्षण लिखिए आप लोग, लिखिए पहला, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, क्योंकि ये अभी तक आपने देखा भी नहीं होगा कि ऐसा आया। लिखिए आगे, पत्तियों में, पत्तियों में श्वेत, श्वेत यानी सफेद लिख लो आप, तो पत्तियों में सफेद, चलो श्वेत ही रहने दो, पत्तियों में श्वेत उतकशय स्थान, पत्तियों में श्वेत उतकशय स्थान, अर्थात, अर्थात इसका नाम क्या है, अर्थात सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, अर्थात सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। लिख लो इसको, पॉइंट को, पत्तियों में श्वेत उतकशय स्थान अर्थात सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, सफेद धब्बे दिखाई देते हैं पत्तियों में श्वेत उतकशय क्षेत्र या फिर स्थान अर्थात सफेद धब्बे। तो ये हरी माइनता वाला नहीं है भाई, आपको ऐसे भी पता होगा जिंक की वजह से सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, अपने खेत पे कभी ध्यान दिया करो, थोड़ा सा याद रखना। इसके अलावा पौधा स्तंभित बोना, पौधा स्तंभित बोना दिखाई देता है, पौधा
स्तंभित बोना दिखाई देता है, तना बोना हो जाता है मतलब उसका, और कोई दिक्कत नहीं है। स्तंभित बोने का मतलब क्या होता है, तना बोना हो जाना। उसके अलावा पत्तियां छोटी, पत्तियां छोटी व विकृत, अगला पॉइंट लिख लो, पत्तियां छोटी व विकृत हो जाती है, पत्तियां छोटी और विकृत हो जाती है। इसके अलावा लिखिए अगला नंबर 4, फ्लोएम उतक में, फ्लोएम उतक में कुरचना, स्टार लगाना, फ्लोएम उतक में कुरचना, और इंग्लिश में लिखो मेल फॉर्मेशन, मतलब नष्ट होना इसका मतलब भी। फ्लोएम उतक में मेल फॉर्मेशन या फिर क्या हो जाता है, कुरचना हो जाती है, कुरचना, फ्लोएम उतक में कुरचना, या फिर इंग्लिश में भी लिखना मेल फॉर्मेशन हो जाती है, अर्थात फ्लोएम उतक का संगठन बिगड़ जाता है, फ्लोएम नष्ट हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कुरचना का मतलब। पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिंक की न्यूनता का प्रमुख लक्षण, जिंक की न्यूनता का प्रमुख लक्षण, जिंक की न्यूनता का प्रमुख लक्षण क्या है, लिखो लघु पर्ण रोग, लघु पर्ण या स्मॉल लीफ, जिंक की न्यूनता का प्रमुख लक्षण लघु पर्ण, स्मॉल, लघु पर्ण रोग है। जिंक की न्यूनता का प्रमुख लक्षण क्या है, लघु पर्ण रोग है। लिख लीजिए पॉइंट को फटाफट, इसने लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लीजिए, मैं पानी पीता हूँ, एक सेकंड। लास्ट चलो भाई, पढ़ा दो आगे। हाँ, एक तो फिर दिक्कत हो तो बोल दो, किसी का ज्यादा जरूरी काम आ रहा हो। ये हो गया आपके जिंक। अगला तत्व आता है तांबा या कॉपर। पाठ को खत्म कर लेते हैं, फिर दिवाली नए पाठ के साथ शुरुआत करेंगे। तांबा या कॉपर, तांबा या कॉपर, ये भी वही है, वही पहला पॉइंट लिखिए, सबको पता है कौन सा लिखते हैं, प्राप्ति, अवशोषण या स्वरूप, कोई सा भी बोल दो आप, एक ही बात है। प्राप्ति कैसे होती है, अवशोषण कैसे होता है, या स्वरूप कैसे होता है, जो भी नाम आ जाए वो आपको मिल जाएगा। स्वरूप तो किसका होता है, जैसे आयन के रूप में मिलता हो। अब ये किसके रूप में मिलता है, क्यूप्राइट के रूप में मिलता है, वो होता है अयस्क पढ़ेंगे आप लोगों ने, क्यूप्राइट वगैरह के रूप में। तो लिखिए पादप इसका अवशोषण, पादप इसका अवशोषण,
पादप इसका अवशोषण क्यूप्रिक, पादप इसका अवशोषण क्यूप्रिक Cu+2, पादप इसका अवशोषण क्यूप्रिक Cu+2 आयन अथवा क्यूप्रस Cu+ अथवा क्यूप्रस Cu+ के रूप में करते हैं। ठीक है, प्राप्त अवशोषण स्वरूप कैसा हो गया? पादप इसका अवशोषण क्यूप्रिक या फिर किसके रूप में करते हैं? क्यूप्रस आयन के रूप में करते हैं। याद रखना आप लोग, पादप इसका अवशोषण किस प्रकार से करेंगे। तो ये कौन सा आयन हो गया? ये द्विसंयोजी आयन है, इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है और इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो ये कौन सा आयन है? एक संयोजी आयन है। प्राप्त अवशोषण हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विशेषताएं, कार्य या विशेषता। कार्य व विशेषताएं, ठीक है। कार्य व विशेषताएं क्या क्या है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी काम आता है अपने में, आगे आगे आने वाले लेसन में काम आएगा, इसलिए ये पार्ट पहले दिया गया है कौन से आयन कहाँ कहाँ काम आ रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है भाई। देखो पहला कार्य, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है पौधों में। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में, अपचयन अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वाहक इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है और ये बहुत सारी रिएक्शन होती है पौधों के अंदर, ऑक्सीकरण अपचयन वहां पे काम करता है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन वाहक का क्या करता है? ये काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अगला, यह प्लास्टोसाइनिन, यह प्लास्टोसाइनिन, साइनिन, ये भी काम आएगा आपके फोटोसिंथेसिस में। ये प्लास्टोसाइनिन व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, स्टार लगाना पॉइंट को। यह प्लास्टोसाइनिन व साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक है, का मुख्य घटक है, का मुख्य घटक है, जो क्या काम करते हैं? मुख्य घटक हैं जो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करते हैं। अभी मैंने आपको इमेज नहीं बताई है, एक मिनट में आपको बता देता हूं किस प्रकार से होता है। देखिए अगर दे रखा होगा तो आसपास कहीं पर, देखिए ये किताब से दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, अगर दिख जाए तो आप लोगों को दिखेगा, नहीं दिखेगा पहले तो, कहाँ दिख रहा है? ये रहा। ये डायग्राम में देखोगे ना आप, इसमें पीसी लिखा हुआ है, कहीं पर क्या लिखा हुआ है? उल्टा दिखेगा यार। चलो मैं आपको बता देता हूँ, देखो चलो देखना, थोड़ा सा समझना, फिर उस पार्ट में भी समझेंगे कि ये हमारे, मान लीजिए ये पत्ती है हमारी, क्या है? हमारी पत्ती है, ठीक है। अब इस पत्ती पे क्या हुआ, ध्यान देना। हाँ चलो आप तो ये लिख के देखो, आप तो उसमें तो पता है, थोड़ा सा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ जो भी आयन है, अब इसमें जैसे प्रकाश गिरता है ना, तो यहाँ से क्या होता है? आयन निकलते हैं। आयन निकल करके इस आयन को, पहले आयन को, जैसे मान लीजिए प्लास्टोसाइनिन है,
ये एक इलेक्ट्रॉन वाहक है। इसके अलावा साइटोक्रोम है, ये बहुत सारा एक चक्कर चलता है, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन घूमता है हमारी कोशिका के अंदर, है ना। पर्णहरित के अंदर ये इलेक्ट्रॉन घूमता है। ये पार्ट पढ़ेंगे जब भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वहां अच्छे समझ में आएगा। अभी तो केवल इतना याद रख लो कि ये प्लास्टोसाइनिन को बनाता है, अर्थात इसमें भी कॉपर होता है, समझना मेरी बात। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भी मुख्य घटक है, अर्थात ये एंजाइम है, ये एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, है ना। और ये प्लास्टोसाइन एक तत्व है। ये दोनों वाहक है और इन वाहक का काम करते हैं, और इन वाहकों का निर्माण किससे होता है? क्यूप्रस या क्यूप्रिक आयन से होता है। ये याद रख लो बस केवल, है ना, क्यूप्रस या क्यूप्रिक आयन से होता है, इतना याद रख लीजिए। अब न्यूनता के लक्षण लिख लीजिए फटाफट। अगला पॉइंट क्या है? न्यूनता के लक्षण। न्यूनता के लक्षण, पहला लक्षण लिखो। न्यूनता के लक्षण है पत्तियां मुड़ी हुई, पत्तियां मुड़ी हुई वो मुरझाई हुई, मुरझाई हुई, पत्तियां मुड़ी हुई वो मुरझाई हुई नजर आती है। पत्तियां मुड़ी हुई व मुरझाई हुई नजर आती है। ये पहला पॉइंट हो गया, पत्तियां मुड़ी हुई व मुरझाई हुई नजर आती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरे पॉइंट में लिखिए आप लोग इसमें, पत्तियों के शीर्ष, पत्तियों के शीर्ष सफेद हो जाते हैं। पत्तियों के शीर्ष सफेद हो जाते हैं। पत्तियां मुड़ी हुई मुरझाई हुई नजर आती है, पत्तियों के शीर्ष सफेद हो जाते हैं, ये न्यूनता का लक्षण है। इसके अलावा एक सिंपल है, तीसरा वाला स्टार लगाना पॉइंट को, ये आ चुका है 2019 में पूछा गया था, है ना। लिखना है इसमें, नींबू में, नींबू में कॉपर की कमी से, कमी से, नींबू में कॉपर की कमी से शीर्षारंभी रोग, शीर्षारंभी रोग, ठीक है, नींबू में क्यूप्रस की या कॉपर की कमी से शीर्षारंभी रोग, या इसको बोल सकते हो आप डायबेक डिजीज। क्या बोलते हो आप इसको? डायबेक, लिखना नाम इंग्लिश में भी, DIE, डायबेक डिजीज। क्या लिखोगे? डायबेक डिजीज। नींबू में कॉपर की कमी से शीर्षारंभी रोग, डायबेक डिजीज रोग हो जाता है, हो जाता है। शीर्षारंभी का मतलब क्या हुआ? जो शीर्ष होता है ना, वो शीर्ष क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ये भी थोड़ी देर पहले लिखा है अपन ने, शीर्ष सफेद पड़ जाते हैं, ऐसा नींबू में होता है, ठीक है ना। नींबू में ऐसा हो रहा है, शीर्षारंभी रोग हो जाता है। ये तत्व खत्म हो गया भाई, आप तांबा खत्म हो गया, ज्यादा ज्यादा नहीं, अब थोड़े थोड़े हैं बस टुकड़ों में, छोटे छोटे से। उसके बाद आता है आपके मोलिब्डेनम। कौन सा आता है? मोलिब्डेनम। हेडिंग डाल लीजिए मोलिब्डेनम। इसी में किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, रखने वाला है। देखो बस ये कार्य थोड़े अलग है, इसके कार्य थोड़े अलग से है। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का काम करता है, साथ ही प्लास्टोसाइनिन साइटोक्रोम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का मुख्य घटक है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य कौन करता है, तो उसके बारे में आप याद रखिए, तांबा या कॉपर। अपनी कॉपी में ऊपर एक क्वेश्चन लिखिए, बस आप एक क्वेश्चन लिखिए, यहाँ लिख देता हूं मैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, ताकि याद रहेगा आपको। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में, अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक, इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य
कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य कौन करता है? क्वेश्चन लिख लीजिए ऊपर कॉपी में, या यहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और अब अगला हेडिंग डाल लीजिए एमओ। एमओ 15 नंबर का तत्व है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम लिख लीजिए। पहला पॉइंट प्राप्ति। मोलिब्डेनम कैसे प्राप्त होता है भाई अपन को, है ना? मोलिब्डेनम की प्राप्ति कैसे है, तो लिख लीजिए इसमें प्राप्ति में देखो, पादप इसका अवशोषण, पादप इसका अवशोषण MoO2, पादप इसका अवशोषण Mn मत लिखना, MoO2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, पादप इसका अवशोषण MoO2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ऑक्साइड के रूप में, पादप इसका अवशोषण MoO2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में करते हैं। ये लिख लीजिए। इसका वर्क लिखो, कार्य। क्या काम करता है ये तत्व, इस तत्व का काम लिख लीजिए आप लोग, बिल्कुल सिंपल सा काम है। यह तत्व, यह तत्व नाइट्रोजिनेस, अंडरलाइन करना, यह तत्व नाइट्रोजिनेस व नाइट्रेट रिडक्टेस, व नाइट्रेट रिडक्टेस, यह तत्व नाइट्रोजिनेस व नाइट्रेट रिडक्टेस एंजाइम, लिखना, फिर लिखना इसको, यह तत्व नाइट्रोजिनेस व नाइट्रेस रिडक्टेस एंजाइमों का प्रमुख घटक है, प्रमुख घटक है। ये पहला लिखने से नंबर नहीं डाला मैंने, पहला डालना। दूसरा लिखना, इस तत्व की कमी से, इस तत्व की कमी से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इस तत्व की कमी से नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इस तत्व की कमी से नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया नहीं हो पाएगी। लिख लीजिए पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। वर्क, एक ही वर्क है और एक ही बहुत ही जबरदस्त कार्य है, इसका एक ही कार्य है और एक ही बहुत जबरदस्त कार्य है। फिर दोबारा बोल रहा हूं, यह तत्व नाइट्रोजनेज व नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइमों का प्रमुख घटक है। मैं आपको बता दूं बेटा कि नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम क्या करते हैं, मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और स्थिरीकरण करने के फलस्वरूप क्या होता है, वहां पर ये नाइट्रोजन जो है पौधों को मिलती है। और आपको पता है कि नाइट्रोजन तो पौधों को बाहर से बहुत ज्यादा चाहिए, हम यूरिया खाद डालते हैं बाहर से, है ना? तो ये याद रखिए आप लोग। तो इस तत्व की कमी से नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो याद रखना, ऐसा कौन सा तत्व है? प्रश्न आप ही बनाओ, खुद बनाओ, बहुत सारे बनाओ। क्या कहा कि इस तत्व की कमी से कौन सी क्रिया प्रभावित होगी? नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया प्रभावित होगी, ये याद रखना। न्यूनता के लक्षण आ जाते हैं वापस। अब तो बहुत सीधे सीधे झटझट होंगे। न्यूनता के लक्षण यहां लिख देता हूं इधर।
लिखिए भाई, न्यूनता के लक्षण। न्यूनता के लक्षण, देखिए न्यूनता के लक्षण क्या है। देखिए नीचे की पत्तियों में, पहला पॉइंट, नीचे की पत्तियों में नीचे की पत्तियों में मोल्टिंग, मोल्टिंग जानते हो, कर्बूरण। नीचे की पत्तियों में कर्बूरण या मोल्टिंग, मोल्टिंग का मतलब वही है मुरझाना, पत्तियां नष्ट हो जाना, वही है, कुबड़ी उबड़ी पत्तियां हो जाना, धब्बेदार पत्ते हो जाना। टमाटर में देखा होगा ना, टमाटर में ऐसी कुबड़ी कुबड़ी पत्तियां होती है। तो लिख सकते हो आप, पौधे में चलेगा आपने, पौधे के नीचे की पत्तियों में कर्बूरण हो जाता है, कर्बूरण हो जाता है, कुबड़ी हो जाती है पत्तियां, कुबड़ी। कर्बूरण का मतलब क्या है, कुबड़ी, नीचे की पत्तियां कुबड़ी हो जाती है। साथ में एक लक्षण और लिखो, हरिमाहीनता व कम पुष्पन। ये लिख लीजिए, हरिमाहीनता व कम पुष्पन होता है, ये भी याद रखिए आप लोग। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिख लीजिए, किस किस में होता है, एमओ की कमी से, एमओ की कमी से अर्थात मोलिब्डेनम जो होता है ना उसकी कमी से, एमओ की कमी से फूल गोभी में, कौन सी गोभी, फूल गोभी, एमओ की कमी से फूल गोभी में एक रोग होता है बेटा, दो एक रोग हो जाता है, इसका नाम है वीप टेल, जिसको क्या बोलते हैं, वीप टेल रोग होता है। एमओ की कमी से फूल गोभी में वीप, वीप टेल रोग हो जाता है। अब ये नहीं पूछा तो ये पूछ सकता है स्टार लगाना, एमओ की कमी से फूल गोभी में वीप टेल रोग हो जाता है। अब वीप टेल रोग में क्या होता है, वीप टेल रोग हो जाता है जिससे पत्तियां विकृत हो जाती है, जिससे पत्तियां विकृत हो जाती है। ये हो गया आपके मोलिब्डेनम पूरा, ठीक है। न्यूनता के लक्षण है, नीचे की पत्तियों में कर्बोन मोल्टिंग हो जाता है, हरी महीनता कम पुष्पन होता है, और साथ में मोलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी में वीक टेल रोग हो जाता है, जिससे पत्तियां विकृत हो जाती है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, थोड़े बहुत बचे इनको अपन बाद में ले लेंगे अब, है ना। थोड़ा सा पार्ट, एक दिन का पार्ट हो रही है, फिर इसको अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है भाई, चलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोल दो भाई फटाफट अभी। 1.5 घंटा काफी है बायोलॉजी को झेलना, ज्यादा भी जरूरी नहीं है।